जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केजीएस के टेस्ट नंबर 15 यानी फुल टेस्ट आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत दिन से टेस्ट नहीं ला पा रहा था क्योंकि कामों में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। लेकिन अब मैं प्रत्येक दिन 1 से 2 टेस्ट आप लोग के लिए अपलोड हुआ करेगा और अलग अलग अब आस्था आईएएस का भी आ गया है नया वाला। केजीएस का तो आया हुआ चल ही रहा है सीरीज। परफेक्शन आईएएस का भी अपलोड करूंगा। ज्ञान बिंदु जीएस का भी टेस्ट आया हुआ है तो वो भी मैं अपलोड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम बढ़िया कोचिंग है ना उन सारे कोचिंगों का टेस्ट मैं अपलोड कर दूं, जिससे कि अब देखिए ये हम लोग को पता नहीं होता है किसके टेस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 5-6 कोचिंग को अटेम्प्ट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट ये है कि सही रहेगा हम लोग के लिए। चलिए फिर हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं विलंब न करते हुए। आज फुल टेस्ट करेंगे। टेस्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, और थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम हो तो लगेगा, इसलिए डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि फुल टेस्ट आ गया है तो फुल टेस्ट में डिस्क्राइब करके चलेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, राज्यों की सभी वित्तीय शक्तियां केंद्र को स्थानांतरित हो जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिला था। हाँ, ये होता है क्योंकि जब आपातकाल होता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, तो भारतीय संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यह जो है अधिकार संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत मिलता है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। देखिए जो 301 जो संबंधित है ये भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभाव होती है। ये आप सबको पता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथि को घोषित करता है उसके बाद ही आदर्श संहिता लागू हो जाती है ना। अगला सवाल है, विभिन्न संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पद छोड़ने के बाद अन्य पद के लिए पात्र होते हैं। नहीं जी, ये गलत है, वो अन्य पदों के लिए पात्र नहीं होते हैं। भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल सरकारी सेवक नहीं होता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल का सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी गलत है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। देखिए राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, ये बाध्यकारी लिखा है ना, बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है, परामर्श के लिए होता है। तो सवाल पूछा कौन सा गलत है, तो चारों के चारों गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है। तो देखिए समान नागरिक संहिता, ये जो यूसीसी है, इसे जो है नहीं दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये आर्टिकल 44 के तहत जो है इसको मूल ढांचे के भाग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अगला सवाल है, भारत में डबल जियोपॉर्डी के संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। यह अनुच्छेद 20 के 2 है। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं
डबल जियोपर्डी। इसी सिद्धांत को डबल जियोपर्डी कहा जाता है ना, यानी कि अगर कोई एक ही, जैसे सपोज कर लिए आपने हत्या कर दिया, आप एक हत्या करिए तो 10 हत्या करिए, आपको एक हत्या और 10 हत्या यानी कि सजा एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक हत्या में 5 साल है तो 10 हत्या में 50 साल मिलेगा सर, नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसे एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी पंचायत को उसके गठन 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दी जाए तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या है? गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो अब कहता है कि अगर दो वर्ष के बाद क्या हुआ, उसको भंग कर दिया गया, तो संविधान का प्रावधान कहता है कि अब जो नया पंचायत उस पंचायत का इलेक्शन होगा, ये शेष कार्यकाल के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसकी स्थापना 1994 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके और नीतिगत सुधारों की सिफारिश की जा सके। ये पहला तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1992 में हुई थी, 1994 में नहीं हुई थी। इसकी अध्यक्ष न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए। हाँ सही बात है, राष्ट्रीय महिला आयोग है तो अध्यक्ष भी महिला होगी। इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, ये दूसरा और तीसरा दोनों सही है। अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहले ही सही है, ये ही इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विधानसभा के संबंध में विचार करते हैं। किसी राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। ठीक है, सही बात है, कम से कम 60 होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। देखिए ये पहले प्रावधान था, लेकिन जब 104वां संविधान 104 संविधान संशोधन हुआ 104 संविधान संशोधन हुआ 2019 में, तो इस विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सदस्य की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई है। तो ये प्रावधान अब क्या मान्य नहीं है, ये पहले था, तो 2019 के बाद ये चीजें जो है अब मान्य नहीं है। अगला सवाल है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है, पहला और तीसरा दोनों सही है। अगला है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही सी बात है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, है ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं CJH। क्या बोलते हैं? CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगला सवाल, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है? किससे है? आयरलैंड से है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? देखिए ये जो है ये आर्टिकल 167 में है। आर्टिकल 167 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के सभी निर्णय और प्रस्ताव की जानकारी राज्यपाल को देनी ही होगी। ठीक है,
और राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मांगी गई कोई भी जानकारी उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंधित सिद्धांतों और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, पहला कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि पहले ही कार्यकाल में जब वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, तो संविधान या परंपरा में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के विवेकाधिकार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वैसे भी वो जब रिटायर कर जाएंगे तो दोबारा तो वैसे इसके पात्र नहीं होंगे, है ना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। सही बात है, यानी कि संविधान 124 आर्टिकल 124 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता के सिद्धांत को अनिवार्यता नहीं किया गया है। ये केवल एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से जो परामर्श के बाद सीजेआई का नियुक्ति करता है, लेकिन यह संविधान में वरिष्ठता का उल्लेख नहीं है। अगला है, वरिष्ठतम का सिद्धांत एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। सही बात है, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द्वारा निर्देशित है। सही बात है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। अगला है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चलिए देखते हैं जरा सर्वोत्तम रूप से कौन सा दर्शाता है। इसके उस क्षेत्र को एक स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा निर्माण होगा। नहीं, ऐसे क्षेत्रों वाला राज्य विशेष श्रेणी की राज्य में घोषित किया जा सकता है। नहीं, यह जनजातीय लोगों की भूमि गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकते। हाँ, ये 5वीं अनुसूची में जो जनजातीय लोगों की भूमि है वो गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकता है। अगला सवाल है, ई रूटी के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। सही बात है। यह वाणिज्य बैंकों में तरलता को कम करता है। नहीं, ऐसा तो तरलता तो जब कैश होता है उसी में को, है ना, तो ये तो दूसरा जो है ये सही नहीं है। यह मुद्रा की निगरानी करता है। सही बात है, यह मुद्रा की क्या करता है, निगरानी करता है। तो पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, यही कहा गया है प्रगतिशील प्रणाली को। प्रगतिशील प्रणाली में क्या मतलब है, अगर इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। अगला सवाल, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा गया है। देखिए, आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना गया है, आपको भी पता है, विश्वेश्वरैया, है ना। विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन का जनक माना गया है क्योंकि इन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया था, है ना, जो 1934 में प्रकाशित पुस्तक है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। तो इसे कहा गया था आर्थिक नियोजन का जनक कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी रेखा संबंधित नहीं है। देखिए, वाई के अलग समिति संबंधित है, एनसी सक्सेना समिति ये भी संबंधित है, रंगराजन समिति ये भी संबंधित है, नरसिम्हन समिति संबंधित नहीं है। तो नरसिम्हन समिति जो है ये गरीबी रेखा नहीं बल्कि भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सुधार से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो अवसर लागत को
त्याग दिए गए अगले श्रेष्ठ विकल्प का मूल्य, इसे कहते हैं औसत लागत को सर्वोत्तम रूप से क्या करता है, परिभाषित करता है। अगला सवाल, भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा कितनी है? ये 100% है। कितना है? 100%। ये खाद्य प्रसंस्करण है ना। अगला सवाल, क्रांति और संबंधित उत्पाद के निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध से, ये सिल्वर फाइबर क्रांति ये सिल्क से नहीं है बल्कि कपास से है ना। नीली क्रांति मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल, व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन नहीं दर्शाता है। ये आपको कथन निष्कर्ष है, तो कथन निष्कर्ष की तरह हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, व्यापार संतुलन कभी भी प्रतिकूल संतुलन को नहीं, ये तो गलत बात है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात ही व्यापार नहीं, ऐसा बात नहीं, आयात को ही व्यापार संतुलन नहीं, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में औद्योगिक नीति का निर्माण या अंगीकरण नहीं किया गया था? यह है 1952 में, क्योंकि औद्योगिक नीति का जो आया था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में आया था, और उससे पहले 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्तावित किया गया था, है ना। तो ये प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्तावित हुआ था 1948 में। अब प्रथम जो आपका ये पंचवर्षीय योजना में आया था 1956 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसके बाद फिर 1991 में क्या आया था? एलपीजी, है ना, आपको पता है। अगला सवाल, अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसे भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह योजना अल्पकालिक योजना पर आधारित है और केवल नई सुविधा जोड़ने पर केंद्रित है, मौजूदा सुविधाओं को उन्नति नहीं करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ पहला इसका सही है। अगला सवाल, बैंगनी अर्थव्यवस्था की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके आकलन को बढ़ावा देती है? देखिए, बैंगनी जो है ये केयर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आप सभी को पता है, 1945 में हुआ था, है ना। अगला सवाल, वोटलनेक मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? वोटलनेक मुद्रास्फीति, इसका मतलब है उत्पादन में बाधाओं के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं हम लोग? वोटलनेक मुद्रास्फीति, उत्पादन में बाधाओं के कारण को। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, संतुलित और स्थिर समष्टि आर्थिक नीति से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में बायो विलेज 2.0 पहल की शुरुआत की गई थी? देखिए, तो ये जो है त्रिपुरा में शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है? ये त्रिपुरा में शुरू की गई थी बायो विलेज। ये बायो विलेज क्या है? बायो विलेज जो पहली बार 2018 में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये? 2018 में
शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को एकीकृत करके सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ताकि पारिस्थितिक संतुलन जो है वो सुनिश्चित करते हुए आजीविका में सुधार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। सही बात है। इस उद्देश्य राज्यों और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों की चुनावी प्रक्रियाओं को एक समान बनाना है। दोनों के दोनों सही है। अगला सवाल, एनपीएस वात्सल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए कौन सा कथन सही है जरा देखते हैं। सभी नाबालिग नागरिक इस योजना के लिए पात्र है। सही बात है। खाता किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इसके माता पिता विभाग किसके द्वारा संचालित किया जा सकता है। सही बात है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा भी नहीं, ये जो योजना है ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और इसके विभिन्न संस्करण जैसे, ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। तो पहला दूसरा दो ही सही है। ठीक है। अगला सवाल है, नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। सही बात है। इसे मूल रूप से औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया था। नहीं, उसके लिए नहीं। इसकी बहुस्तरीय मेम्ब्रेन संरचना निम्न दाब की परिस्थितियों में स्थायित्व सुधार कर सकती है। नहीं, सिर्फ पहला सही है इसका। अगला सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो यह एनटीपीसी लिमिटेड। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने MAL नामक एक नए रक्त समूह की पहचान किया है? तो ये किसने किया है? ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने एक MAL नामक एक नया रक्त समूह खोजा है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किससे किया गया है? जॉर्डन को। किसे किया गया है? जॉर्डन को। अगला सवाल, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों 16 नई वैश्विक जियो पार्कों को नामित किया है। सही बात है। भारत में 23 जियो पार्क मौजूद है। नहीं जी, भारत में जो है ये कोई भी जियो पार्क स्थित नहीं है। टोटल जो है 229 जियो पार्क है। भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। यह एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है जो संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों की रक्षा करते हैं। ठीक है, सही बात है। तीसरा सही है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के मामलों में कमी लाने के लिए कैंसर मूनशॉट शुरुआत की गई है? तो यह क्वाड। किसने किया है? क्वाड ने। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? AP सिंह को। अगला सवाल,
हाल ही में किस क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में। बांस टावर जो है ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कठिया गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा बांस से बना टावर निर्मित किया गया। यह टावर 140 फीट ऊंचा है। इसका उद्घाटन 2024 में किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण भव्य सृष्टि से द्वारा किया गया है। इसे अपनी ऊंचाई और पर्यावरण अनुकूल के लिए विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है ओलेग कोनेन्को और निकोलाई चुब। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार विश्व स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाई गई थी? ठीक है, 20 सितंबर 2024 को विश्व स्वच्छता दिवस मनाई गई थी। अगला है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन फोरकास्टिंग का नाम क्या है? क्या नाम है? विजियोनेक्स्ट है ना। अगला सवाल है, टीबी क्षय रोग से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है। नहीं जी, टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। नाम ये टीबी है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी के सामान्य लक्षणों में बुखार, थकान और वजन का घटना शामिल है। सही बात है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा और तीसरा दोनों सही है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार प्रथम खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? नालंदा में। कहाँ किया गया है? नालंदा में। ठीक है, राजगीर है जो कि नालंदा का जगह है, राजगीर। मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य तत्वों के सप्तांग सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करती है? ठीक है, तो साम्राज्य के जनपदों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, किस विदेशी वातावरण में गुप्त काल के दौरान महिलाओं द्वारा आत्मदाह सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये पाहियान के जो चीनी जाति जो पाहियान था, ये गुप्त काल के दौरान जब महिलाओं के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा, तो उन्हें उसी समय सती प्रथा का ये जो है उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जो है यह यमुना नदी के तट पर नहीं हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था, ये 10 राजा का युद्ध, ये प्रोशनी नदी यानी कि अभी के समय रावी कहा जाता है, अब उस समय प्रोशनी नदी के तट पे हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, उसके जल बंटवारों के लेकर एक विवाद हुआ था। जो रावी नदी है ना, तो एक पहला गलत है, तो ये प्रोशनी नदी यानी रावी नदी के जल विवाद के रूप में ये युद्ध हुआ था। यह भरत और जन जातियों के संघ में, जिसमें पुरु और दद्रु शामिल थे, जिनके बीच संघर्ष हुआ था। बात सही है, दूसरा जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, मेगालिथिक सांस्कृतिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, मेगालिथिक या महापाषाण स्थलों में काले और लाल मृदभांड के प्रयोग का साक्ष्य नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है भाई, मिला है। मेगालिथिक महापाषाणिक कालिक समाज काफी हद तक बहुजातीय था, जिस जैसा कि उसके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समाधान प्रथाओं में परिलक्षित था। नहीं, ये भी गलत है। कौन सा सही है? कोई भी नहीं। अगला सवाल है, मैचिंग करना है। चलिए मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। उपनिषद और उनकी विशेषता। कट निचकेता यानी कट निचकेता जो है उपनिषद है, ठीक है, ये निचकेता और यम के बीच की संवाद है। कट उपनिषद जो है निचकेता और यम के बीच का संवाद है। मुंडक, यहां से सत्यमेव जयते लिया गया है ना, मुंडक उपनिषद से। छंद योग्य, ये ओम और सत्य कर्म, ओम ब्रह्मांड का सार है और सत्य कर्म की कहानी है। ये छंदो युग से लिया गया। और बाकी लास्ट में बृहदनायक बृहदरानायक, ये अहम ब्राह्मणी और गार्गी मैत्री के साथ संवाद है। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, मौर्य कालोत्तर स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः धार्मिक स्वरूप है और प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से ये जैन धर्म से नहीं था, बल्कि इस काल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे संबंधित वास्तुकला में महत्वपूर्ण विकसित हुआ था, है ना। यह मौर्य काल की राजकीय और औपचारिक कला के विपरीत है तथा जन सामान्य की लोक भावना को प्रतिबंधित करने वाली लोकप्रियता कला को दर्शाती। सही बात है, केवल दूसरा सही है। अगला सवाल चलते हम लोग, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। पांड्य वंश की राजधानी जहां सभी तीनों संगम आयोजित किए गए थे, सदैव मदुरई ही रही है। नहीं, मदुरई नहीं थी, ये 3 जगह हुआ था, अलग अलग जगह पर हुआ था, है ना, तो हमेशा मदुरई में नहीं हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि इनकी अलग अलग हुआ था, है ना। जैसे पहला हुआ था मदुरई में, और जो तीसरा संगम का स्थल था और दूसरा संगम का स्थल वो कपाटपुरम में हुआ था, है ना। तो ये पहला गलत है। संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ एकीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंग्रेजी में इसका अर्थ विद्वानों की अकादमी होती है। सही बात है। संगम युग में वर्ण व्यवस्था के चारों वर्ण शामिल थे और क्षत्रियों को उत्तर भारत की तरह सामान्य प्रतिष्ठा प्राप्त थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि संगम में कठोर चतुर्थ वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, है ना, जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उस समय प्रचलित नहीं था। तो ये गलत है। तो केवल जो कौन कौन से गलत पूछ रहे हैं जी, पहला और तीसरा क्या है, गलत है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी केंद्रीकृत नियोजन की सबसे मजबूत पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है? ये शहरों में एक समान ईंटों की माप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन आगमन ग्रंथ और उसके प्रमुख विषय वस्तु अवधारणा के साथ सही प्रकार से सुमेलित करता है? ये भगवती सूत्र जो है, जैसे सिद्धांतों का संवाद आधारित विवेचन। सी। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, ठीक है। संगम शासकों ने मुख्यतः शैव धर्म का पालन किया, जबकि अन्य राजवंशों का झुकाव वैष्णव धर्म की ओर था। सही बात है। लोगों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता थी। बिल्कुल सही बात है। इस काल में महिलाओं की स्थिति उल्लेखनीय सुधार हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला सवाल, मुगल काल और स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चलिए विचार करते हैं। हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। सही बात है, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है इसी को देख करके शायद ताजमहल के वो बनाया गया होगा। बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 1572 के आसपास की कहानी है ये। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, हालांकि ये बुलंद, देखो गुजरात विजय हुआ था 1500 कब में, 72 के आसपास में, लेकिन बुलंद दरवाजा जो है ये 1601 में बनाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कृति और लेखक। चलिए विचार करते हैं। आईने अकबरी, आईने अकबरी, इनके किस लेखक कौन है? अबुल फजल। किसने लिखा था? अबुल फजल। पादशाहनामा, देखिए पादशाहनामा जो है शाहजहां के शासनकाल का एक वृत्तांत है, जिसके शाहजहां का जो दरबारी कवि था जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने लिखा था पादशाहनामा। ठीक है, ये किसका? शाहजहां से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला है शाहजहांनामा। शाहजहांनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये शाहजहां की एक महत्वपूर्ण जीवनी है। ठीक है, तो ये जो है इनायत खान के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। पादशाहनामा, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। और शाहजहांनामा जो है ये इनायत खान ने लिखा था। तो पूछा कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तीनों के तीनों सही सुमेलित है। अगला सवाल है, औरंगजेब के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे शाह ए बेखबर, अच्छा शाह बेखबर कहा जाता था? शाह बेखबर कहा जाता था। आप सब पढ़े होंगे बहादुर शाह को। ठीक है, बहादुर शाह जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, जिन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1707 से लेकर 1712 तक उन्होंने शासन किया। उन्हें शाह बेखबर के नाम से, यानी ठीक है बेपरवाह राजा कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल, 10वीं शताब्दी तक 12 अलवारों के भक्तिपूर्ण भजनों को निम्नलिखित में से किस संकलन में संग्रहित किया गया था? ठीक है, तो यह नल ईरा दिव्य प्रबंधम, ऑप्शन नंबर बी। किस अरब सेनापति ने 1711 में सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे खलीफा क्षेत्र में मिला लिया था? ये आप सबको पता है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 2 बार आक्रमण किया था, 711 और 712 में, है ना। अगला सवाल है, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? देखिए, जो उसका कारण था कि भारतीय को बिना सहमति के, बिना मतलब जो कांग्रेस के बिना सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। ठीक है, हम भाई अब जब हम अपोजिशन में हैं या एक जब इलेक्शन लड़ करके गए हैं तो आप हमसे सहमति तो लीजिएगा ना। बिना सहमति लिए जो है उन्होंने भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया था अंग्रेजों ने। गांधी जी के नेतृत्व में 1918 की अहमदाबाद मील हड़ताल निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित थी। ये देखो, ये किस मुद्दे पर आधारित था? उन लोग का कहना था कि बोनस नहीं मिलेगा। मजदूर कह रहा था कि हमको बोनस चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष का जो प्लेग बोनस है वो नहीं मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 1774 में फौजदारों की संस्था को किसने पुनर्व्यवस्थित किया और जमींदारों को डकैती रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग करने का निर्देश दिया था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, ये जो मुगल काल में जो फौजदार का एक सैन्य अधिकारी होता था, चाहे उसका पद कुछ भी हो, वह एक
क्षेत्रीय सरदार के अधीन सेना का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होता था। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने फौजदारों या सैन्य चौकियों की संस्था को पुनर्जीवित किया और जमींदारों को निर्देश दिया कि वे डकैती, हिंसा को नियंत्रित करने और ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग करें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुनजी के साथ मिलकर रमुनाई मजदाइशन सभा में अग्रणी की भूमिका निभाई? ये है एस बंगाली। अगला है, ब्रिटिश भारत के दौरान महिलाओं से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका विचार करते हैं, उच्च जाति का हिंदू महिला पुस्तक रमाबाई रानाडे द्वारा लिखी गई थी। देखिए, उच्च जाति की हिंदू महिला, ये पंडित रमाबाई के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो पूछा कौन से सही है? कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। अगला सवाल है, वुड डिस्पैच 1854 में जो वुड डिस्पैच की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान का प्रसार घोषित किया। सही बात है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अनुदान सहायता की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है। देखो, वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, अक्सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना है। क्योंकि उस समय हम लोग भारतीय थे, भारतीयों में हम लोग वेद और ये सब चीज ज्यादा पढ़ते थे, हमारे पास पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान नहीं था, यानी इंग्लिश उन्ग्लिश का ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने लाया था। ठीक है, वुड डिस्पैच ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत निजी और मिशनरी संस्थाओं को यदि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती है तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला यूरोपियन कौन था? ये था जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना, ये कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की सुधारों को केंद्रित था? ये प्रार्थना समाज का, ये प्रार्थना समाज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इस सवाल को पूरा देख लीजिए आप लोग एक बार, है ना। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप सबको पता है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जस्ट 1857 की क्रांति के पहले। इसका नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। सही बात है। संथाल जनजातियों ने अपना स्वतंत्र शासक स्थापित करने के लिए संगठित किया था। सही बात है। यह विद्रोह मुख्यतः मुगल साम्राज्य द्वारा लागू की गई उच्च कारादंड की, नहीं जी, ये 1856-57 तक, 55-56 तक तो मुगल साम्राज्य लगभग, क्योंकि 57 में खत्म में हो जाएगा, कोई अस्तित्व रहा नहीं था, ये अंग्रेजों के अधीन था जी। पूछा कौन सा गलत है, तो दूसरा क्या है, गलत है ना। अगला सवाल, 1799 के प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसकी रचना मूलतः लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सही बात है। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सभी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकार को मंजूरी लेनी होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों सही है।
देखिए 1799 का जो प्रेस सेंसरशिप जो आया था अधिनियम, ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था, क्योंकि उस समय का गवर्नर जनरल वही था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि जितने भी प्रकाशक है, आप कोई भी अगर छापेंगे तो जो भारत सरकार के जो सचिव का सेंसरशिप के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, और ये अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं तो एक अपराध माना जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति में उनकी अनुपस्थिति और अल्प मात्रा में हानिकारक प्रभावों के आधार पर गुणात्मक प्रदूषण माना जाता है? गुणात्मक प्रदूषण माना जाता है। एक है आपका डीडीटी, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं जी। और शाकनाशी, हाँ शाकनाशी जो है ये बहुत ज्यादा माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। CO2 ये नहीं, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के समशीतोष्ण वनों में मिलने की संभावना, किस वृक्ष के समशीतोष्ण वनों में मिलने की संभावना है? तो ओक, मेपल, कॉटनवुड, रोडोडेंड्रन, चारों के चारों है ना समशीतोष्ण। एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला में जो प्रणाली विशेष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? जो खाद्य श्रृंखला जो विशेष रूप से सिर्फ किस पे निर्भर होता है? पौधों पर निर्भर होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अगला सवाल है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक स्तर पर जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता उपरोक्त बढ़ती जाती है? तो ये है आपका जैव आवर्धन। जैव आवर्धन। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक क्षय, ज्वालामुखी क्रिया। कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण को छोड़ दो तो बाकी दूसरा तीसरा चौथा सारे हैं। अगला सवाल, काष्ठ स्थलाकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसी स्थलाकृति केवल उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण वातावरण में पाई जाती है। सही बात है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या काष्ठ क्षेत्र से प्राप्त जल पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही। सॉरी ऐसी जल स्थलाकृति केवल उष्ण नहीं, केवल उष्ण कटिबंध में नहीं होते हैं, गलत है। ये अधिक जनसंख्या नहीं, बहुत ही कम ऐसी जनसंख्या, दोनों के दोनों गलत है। पूछा कौन गलत है? दोनों के दोनों गलत है। अगला सवाल, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और यह कांकर नामक कैल्शियम युक्त निक्षेप से निर्मित होता है। बिल्कुल सही बात है। खादर बाढ़ के मैदान में नवीन निक्षेप है और यह उपजाऊ होता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों सही हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, वृक्षाकार, यह नदी के एक पहाड़ी से निकलती हुई दिशा में नहीं, ये गलत है, ये सही मिलान नहीं है। अभी केंद्रीय नदी सभी दिशाओं से अपनी पानी झील या गड्ढे में गिराता है। सही बात है, ये सही मिलान है। जाली नुमा, नदी की मुख्य सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीय सहायक नदियां में समकोण पर मिलती है। सही बात, दूसरा तीसरा दोनों सही है। अगला है, वायु को
पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? वायु को पूर्णतः संतृप्त कब माना जाता है? ठीक है, देखिए वायु को पूर्णतः संतृप्त जो है जब सापेक्ष आर्द्रता 100 पर पहुंच जाता है तब एकदम संतृप्त को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। अगला है पृथ्वी की परपट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखते हैं। यह बाई पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है। नहीं, 200 किलोमीटर तक नहीं है, लगभग 70 किलोमीटर तक। ये पहला गलत है। महाद्वीपीय परपट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। देखिए महाद्वीपीय परपट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुई है ना। बेसाल्ट चट्टान जो समुद्री भूपट्टी में पाया जाता है, तो ये भी गलत है। ये ग्रेनाइट चट्टान से हुआ। अब ये उल्टा लिख दिया, देखो ससुर, है ना। तीसरा में ये दूसरा का ये ग्रेनाइट होना चाहिए और तीसरा का बेसाल्ट होना चाहिए। तो तीनों के तीनों क्या है? गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरीय शहरों के आसपास विनिर्माण उद्योगों के स्थानिक समूह को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित करता है? तो ये ऐतिहासिक विकास, परिवहन, श्रम उपलब्धता और शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इस सुबह पता नहीं गला क्या हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सही बात है। कायायिक घनत्व अशोधित घनत्व की तुलना में कृषि योग्य भूमि पर दबाव की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है। सही बात है, दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि घनत्व का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो सबसे उपयुक्त वर्णन कौन करता है जी? कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य भूमि में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में खरीफ, रबी और जायद फसलों के बीच का अंतर कम स्पष्ट क्यों होता है? कम अंतर स्पष्ट क्यों होता है? कि दक्षिण भारत में वर्ष भर उच्च तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय फसलों वर्ष की किसी विशेष समय पर उगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी। जनसांख्यिकी जाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, जनसांख्यिकी जाल विकास देशों में उच्च प्रजनन दर और घटती मृत्यु दर का संयोग होता है। नहीं, जनसांख्यिकी संक्रमण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें कम विकसित समाजों की उच्च जन्म और मृत्यु दर विकसित समाजों में कम जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, गलत है। ठीक है, पहला वाला जो है सही है, दूसरा क्या है? गलत है। तो पूछा कौन सा गलत है? केवल सेकंड गलत है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हीरा उद्योग के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना के महत्व की सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो भारत की स्थिति को हीरा प्रसंस्करण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में पन्ना, पारा, पल्ली, नागला और धानी शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये ग्रामीण बस्तियां या बस्तियों का स्थानीय नाम है। ठीक है, अगला सवाल है, महासागरों के गहरे भाग में प्राथमिक उत्पादन लगभग नगण्य क्यों रहता है? ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जल के अपवेल्डिंग की कमी के कारण
जल के अपवेलिंग की कमी के कारण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है। विशाल चट्टान सही बात है, ग्रेनाइट चट्टान बिल्कुल सही बात है, दोनों है ना। और ये बलुआ पत्थर नहीं, संगमरमर नहीं, क्वार्ट नहीं, ये पहला और दूसरा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बर्फ के निर्माण से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो ये पक्षाघ बादलों के साथ शून्य से नीचे तापमान, पक्षाघ बादलों के साथ शून्य से नीचे तापमान होता है, बर्फ का निर्माण से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। अगला सवाल, इनरोड परियोजना, इनरोड परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे भारत के उत्तर पूर्व में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ लॉन्च किया गया। सही बात है, यह भारतीय रबर बोर्ड द्वारा क्रियान्वित एक विश्व स्तर पर अनूठी पहल है। सही बात है, दोनों के दोनों सही है। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सही बात है, तमिलनाडु ने अभी तक पीएम जय को लागू नहीं किया और अपनी स्वयं की राज्य स्वास्थ्य योजनाएं संचालित करना जारी रखा। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, ये गलत है। इसने स्वयं के मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अभिसर्मक मंडल द्वारा पीएम को लागू किया है। भाई गलत बात है ये। कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, यूनेस्को की अस्थायी सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी देश अनंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रतिवर्ष केवल एक साइट को नामित कर सकता है। गलत बात है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में अनंतिम सूची की समीक्षा की जाती है जिसमें संशोधन की अनुमति होती है। हाँ सही बात है, किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में नामांकित करने से पहले यह अनिवार्य कदम है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तभी वो शामिल होते हैं। तो केवल 2 सही है इनमें से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य है? ठीक है, तो 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य से प्राथमिक स्तर पर बहुभाषाई शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा हम लोग पढ़ते हैं। वी डिलीवर, सॉरी जस्ट 1 मिनट, कोई एक मैसेज है, EMI, अच्छा सॉरी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल है। पारस्परिक आकर्षण बल है, सही बात है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु के कारण इस बल का अनुभव करती है। दोनों सही है, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, सम्मिलित करिए, बल और सापेक्ष शक्ति, बल और सापेक्ष शक्ति। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल 10 के पावर -39 और पहला का 4th। कमजोर परमाणु बल 10 के पावर -13,
बी, पहला के चौथा, दूसरा तीसरा। स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया ना। 4 3 फर्स्ट ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर ए ही है ना। हाँ, और फिर विद्युत चुंबकीय बल सेकेंड। सबको आपको इंग्लिश से पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक एटॉमिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। अगला सवाल, प्रोटॉन के प्रबंध संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, नाभिक में धनात्मक आवेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होती है, सही बात है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होती है, सही बात है। दोनों सही है, ठीक है। अगला सवाल, 5 जगतों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनेरा, आप नाम सुने, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है जबकि अन्य 4 जगत यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो सही बात है, पहला ही सही है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होती है, नहीं जी, अनुपस्थिति होती है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा दोनों कैसे होते हैं, स्वपोषी प्रकार और पोषण देखा जाता है, जबकि अन्य में परपोषी पोषण होता है। देखो, मोनेरा में दोनों में स्वपोषी और परपोषी, ठीक है, स्वपोषी और परपोषी जीव पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये भी क्या है, गलत है, केवल पहला सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी में जनसंख्या अंत क्रियाओं की प्रकृति का गलत वर्णन करता है। तो यह असहभोजिता दोनों प्रजातियों को उनकी पारिस्थितिकी क्रिया के परिणाम स्वरूप होनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एक सेकंड पानी पी लो। रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, ठीक है। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस निमोनिया और बीमारी के लिए उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी हैं, ठीक है। नहीं, सही नहीं है। राइनो वायरस सामान्य सर्दी के लिए, हाँ ये सही लग रहा है मुझे। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये भी सही बात है ना, ये भी सही बात है। पूछा है कौन से कथन सही है, इसमें तो ऑप्शन है नहीं है जी। स्ट्रेप्टोकोरोसी, निमोनिया, हेमोफीलिया, हाँ ये भी सही है, पहला भी सही है, निमोनिया वाला जो होता है उस कारण होता है, तो तीनों सही है ना, ऑप्शन नंबर डी, 101 का डी। अगला सवाल है, अगला सवाल है, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में घातक मलेरिया के कारण बनता है, ठीक है, घातक ये बनता है पी फॉल्सीपेरम, पी फॉल्सीपेरम। अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आइए करते हैं, तो ये N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, CO2, ये सबसे पहला। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित नामों से जानते हैं। कौन से नियम जानते हैं हम लोग, जड़त्व के नियम। किस वर्ष तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसमें भारतीय, जिसका नाम होगा
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? 2035। 2035। किस कंपनी ने ब्लाइंड साइट नामक एक उपकरण लॉन्च किया है जो जन्म से अंधे व्यक्तियों को पहली बार दृष्टि का अनुभव करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, तो ये न्यूरोलिक। अगला सवाल, MEITY मैट द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक अनुमति प्राप्त अनुप्रयोगों के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचों के साथ ब्लॉकचेन के रूप में सर्विस प्रदान करता है? तो यह है विश्वस्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एकीकृत विज्ञान धारा योजना का हिस्सा नहीं है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था? अटल नवाचार चुनौती। अगला सवाल, सब करंट अफेयर है, ठीक है, तो करंट अफेयर में आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगा। भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर के तहत हाल ही में किस भारतीय शहर में अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका है त्रिवेंद्रम, केरल। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये है भुवनेश्वर। अगला सवाल, जेरेडक इशाकमैन द्वारा स्पेसएक्स के साथ नियोजित किस निजी वित्त पोषित और संचालित मिशन ने दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष भ्रमण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह पेलारिस डॉन मिशन। अगला है, वीनस ऑर्बिट मिशन किस वर्ष लॉन्च होगा? तो लॉन्च होगा 2028 में। वीनस ऑर्बिट मिशन 2028 में लॉन्च होगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रहा BPALM रेजिमेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ते बहु औषधीय प्रतिरोधी क्षय रोग के लिए एक नया उपचार है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाना है? तो आपका है मुंबई। कहां स्थापित किया जाएगा? मुंबई में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण और ट्रांसपोंडर के लीजिंग की मार्केटिंग करता है। सही बात है, यह वाणिज्य प्रक्षेपण के लिए इसरो के PSLV और GSLV रॉकेटों के उत्पादन को देखरेख करता है। दोनों के दोनों सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोग या तकनीकी को सटीक वर्णन करता है? देखो, यह फसलों में क्षय रोग प्रतिरोधकता क्षमता, पशुओं में चिकित्सीय प्रोटीन उत्पादन जैसे लक्षणों को बढ़ाने के लिए असंबंधित प्रजातियों की विशिष्ट जीनों का स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत का लक्ष्य क्या है? तो ये 100 क्या है? 100। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर क्या करिए? विचार
कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा सतह तक एक क्षैतिज मार्ग का अनुकरण करती है, जबकि क्रूज मिसाइल एक परवलयाकार यानी कर्व पाथ मार्ग का अनुसरण करती है। गलत है जी। बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक परवैलिक धनुष यानी धनुषाकार कर्व का प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, जो आमतौर पर लक्ष्य को उतारने से पहले वायुमंडल के ऊपर या बाहर तक जाती है। क्रूज मिसाइल जो थी वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर होती है और परवलिक पथ का अनुसरण नहीं बल्कि सीधे और निर्देशिक पथ का अनुसरण करती है। ये पहला गलत है, उल्टा लिख दिया दोनों में ना। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर चली जाती है, जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के भीतर रहता है। सही बात है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के लंबी दूरी के लिए मिसाइल होती है, अक्सर अपनी उड़ान के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है और फिर उसमें पुनः प्रवेश कर जाती है। क्रूज मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही रहती है। कौन सही है? सिर्फ दूसरा सही है। अगला सवाल, वाईफाई और लाईफाई तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। वाईफाई रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित करता है, जबकि लाईफाई दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। सही बात है। वाईफाई ठोस संचरण में भी प्रवेश कर सकता है, जबकि लाईफाई ऐसा नहीं कर सकता। सही बात है। वाईफाई की तुलना में लाईफाई में डेटा स्थानांतरण दर अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला और दूसरा सिर्फ सही है। ठीक है, अगला, किस कंपनी ने अपने बड़े भाषा मॉडल के नवीनतम संस्करण LLMA4 को जारी किया है? तो यह है मेटा। अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? ये था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। अगला सवाल है, नंद वंश के संस्थापक महापद्म ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो देखो, उग्रसेन का किया था, एकराट किया था, सर्वछत्रांतक किया था, ये अग्रमीज का नहीं किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार के कामकाज को समर्थन देने के लिए 100 गांव का राजस्व प्रदान किया था? कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? किस आचार्य को माना जाता है? ये दीपंकर श्री ज्ञान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक उस समय शासन कर रहा था जब तुगरिल खान ने विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बिहार में तुर्क शासन किस वर्ष स्थापित हुआ, जिसने इस क्षेत्र में मुस्लिम राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत की? तो ये आपका 1198 में। बिहार के निम्नलिखित में से किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? ये था अहमदुल्लाह। कौन थे? अहमदुल्लाह। ठीक है, जिनको हम बिहार के बहावी नेता अहमदुल्लाह थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये पटना शहर के मौलवी अहमदुल्लाह का एक प्रमुख बहावी नेता थे। 1857 के विद्रोह और व्यापक बहावी आंदोलन के दौरान इन्होंने गतिविधियों में इनकी गहराई में शामिल थे। निम्नलिखित में कौन बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था? ये कई बार आप लोग देखे होंगे, है ना। तो पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? नूरुल अनवार। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के हिस्से के रूप में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? यह 28 नवंबर 1940।
बिहार प्रांतीय किसान सभा से विकसित होकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1936। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये 8 जिले हैं, साझा करते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, कोपेन जो है ना, कोपेन के अनुसार बिहार की जो जलवायु मानसूनी है तथा सर्दियों में शुष्क हो जाती है ना। तो ठीक है, इन्होंने CWG का अर्थ होता है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, जिसमें सर्दियां शुष्क और ग्रामीण और ग्रीष्मकाल गर्म होती है। इस वर्गीकरण की विशेषता गर्म और समशीतोष्ण परिस्थिति, जहां अधिकांश वर्षा ग्रीष्म मानसून और सर्दियों में होती है। तो ये जो है उत्तर भारत को CW और दक्षिण भारत को AW। अगर दक्षिण भारत पूछे तो AW है ना। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा जिला है जी? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? औरंगाबाद। गया के पास औरंगाबाद है ना। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में विंध्य चट्टान समूह से पाया जाता है? देखिए, विंध्याचल पर्वत का जो चट्टान समूह है इसको क्या बोलते हैं? विंध्य चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 135, ये है कैमूर। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में पिडमोंट मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है किशनगंज में, सॉरी पश्चिमी चंपारण में। कहां पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि पहाड़ी की तलहटी में पाई जाती है, जहां पे नदियां रेत, बाजरा और गाद जैसी जमा करती है ना। अगला सवाल है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन था? कांवर झील। कांवर झील कहाँ है जी? जब आप लोग बताएंगे मुझे, तो बिहार का पहला एक कांवर झील था जो बेगूसराय में है ना। बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्चा की गई है। सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्चा की गई है। आपसे पूछा जाएगा कितना खर्चा की गई है? तो 60,964 करोड़, लगभग 61,000 करोड़ है ना। अच्छी बात है, शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्चा होनी चाहिए। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की घोषणा की गई थी? तो ये है रक्सौल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? कितना है? तो ये आपका है 3%। कितना है? 3%। अगला सवाल है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। ठीक है, इंगित करता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? नगर होता है। सबसे पहले क्या होता है? नगर होता है। सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? नगर। ठीक है, उसके बाद शहर, उसके बाद कौन आएगा? शहर। तो सबसे पहले नगर, फिर क्या आएगा? शहर। और शहर आएगा जिला के अंतर्गत। दूसरा, तीसरा, पांचवा, सॉरी तीसरा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, एक ही ऑप्शन लग रहा है, बी ऑप्शन है ना। फिर कौन आएगा? राज्य। सबसे लास्ट में कौन आएगा? देश, है ना। अगला सवाल, बस 5-6 सवाल और है, हमारा सेशन हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 युग्मों द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सोल्व कर लेंगे। हम इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा बी। विषम को पहचानिए, इनमें से विषम को पहचानना है। ठीक है, जाके मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हम बस क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, और आंसर बता दे रहे हैं, है ना। तो ये 43 का आपका आंसर होगा बी, गौरैया।
अगला है, यदि 14 फरवरी को शुक्रवार था तो उसी वर्ष के 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? आप सब करेंगे, मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं। ठीक है, 144 का बी। ठीक है, अगला सवाल है, आप सवाल पढ़िए, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, अच्छे से पॉज करके सवाल को पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। ठीक है, तो 144 का बी, 145 का डी, 146 का बी। आई थिंक आई होप सो वीडियो पॉज कर ले रहे होंगे, है ना। 147 का बी। अगला है 148 का डी। देखो ऐसा नहीं कि मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता, बट ये और भी टाइम लग जाएगा, आप सोल्व करिए, मैथ का एक अलग ही वीडियो बना करके मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, 149 का आपका जो आंसर है ये है डी और 150 का आंसर है आपका सी। तो ये थे हमारे आज के ये पहला फुल टेस्ट केजीएस का। होप सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए टेस्ट में, बहुत जल्द मिलेंगे, और केजीएस के सारे फुल टेस्ट, और कोशिश करूंगा बाकी सारे जो कोचिंग है उनके सारे टेस्ट को भी अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच।